फ्रेंड्स, आज हम लोग ड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट 8 देखने वाले हैं। 7 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज 8वां नंबर है जो बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए उपयोगी है। ये सचिवालय सहायक बिहार दरोगा सभी के लिए उपयोगी है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ावा दीजिए, इसको कि चैनल आगे बढ़े। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो 1 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा व अंतिम स्रोत सूर्य है, जो सौर ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है। 2 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणें। ये पराबैंगनी विकिरण की खोज रिटर ने किया। पराबैंगनी विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁸ m से 10⁻⁷ m तक होता है। पराबैंगनी विकिरण से आने वाला हानिकारक प्रभाव को ओजोन परत द्वारा रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई। 3 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका निम्न उद्देश्य है बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, मानव संसाधनों का विकास करना और नैनो अनुप्रयोगों एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके माध्यम से प्रसव तरंगों की समुद्र के भीतर भेजा जाता है और परिवर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परावर्तन। परावर्तित ध्वनि का सुनना प्रतिध्वनि कहलाता है और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों जैसे लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सफ़ेद। प्राथमिक रंग जो लाल है, हरा है और नीला को समान अनुपात में मिलाने से सफ़ेद रंग का प्राप्ति होती है। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। 7 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि वैद्युत व चुंबकीय बलों की प्राकृतिक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा हो। यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल होगा। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति झूला झूलने के क्रम में खड़ा हो जाए तो गुरुत्व केंद्र पर ऊपर उठे जाने से प्रभावी लंबाई कम हो जाती है और झूले का आवर्तकाल कम हो जाता है, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करता है। यदि झूलते हुए झूले पर बैठे व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अप्रभावी रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जो जाइलम और फ्लोएम है पाए जाते हैं। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म
देकर अन्य अंडे देती है। कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A+B दोनों, इकाइडिना और प्लेटिपस, ये दोनों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 11 है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण रोग नहीं है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंसर। डिप्थीरिया, टाइफाइड, मलेरिया संक्रामक रोग है, जबकि कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें है। तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल अपघटन एंजाइम। जल अपघटन एंजाइम इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और लाइसोसोम की खोज 1958 ईस्वी में डी डुवे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो 13 का हमारा सही आंसर, कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण का सही स्थान पूछ रहा है, इसमें से कौन है? तो 13 का ऑप्शन ए दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, बी दिया है केंद्रक और सी राइबोसोम, डी में है केंद्रिका। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका एवं खुरदुरी अंतःप्रत्यवीय जालिका में भी मिलते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा नाभिक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्जाइमर। डाउन सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्तियों में अल्जाइमर रोग सर्वाधिक होता है। अल्जाइमर रोग भूलने का रोग है। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना आदि समस्याओं का गंभीर स्थिति शामिल है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किससे मस्तिष्क का सहायक एस्टिडेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है? तो 17 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है। शरीर में प्रतिक्षण सहस्त्रों प्रतिवर्ती क्रियाएं होती रहती है। हृदय का स्पंदन, श्वास का आना जाना, पाचन तंत्र की पाचन क्रियाएं, मूल या मूत्र त्याग, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो मेरुरज्जु द्वारा होती रहती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना अर्थात मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है तथा यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं। तो 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें से डी सभी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव, इनमें से सभी हमारा इसमें हो जाएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाभ। लाभ इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता को उत्पादन के कारक के रूप में माना जाता है, जबकि लाभ को उत्पादन के कारक के रूप में नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015। 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की शुरुआत की गई थी।
इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। इसके तहत प्रत्येक वर्ग खाताधारकों को 330 रुपये की प्रीमियर पर 2 लाख रुपये तक जीवन बीमा उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? तो 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीजे नायक। पीजे नायक समिति का संबंध आरबीआई से है। इसका गठन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गवर्नेंस ढांचे में सुधार के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 23 का सही आंसर ऑप्शन बी, टोक्यो। क्वाड 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान की टोक्यो में किया गया है। इसमें भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन 2021 में यूएसए में किया गया था। क्वाड में कुल 4 देश शामिल हैं, जो भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन सी, तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। जारी देखिए WDMMA द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर अमेरिका तथा दूसरे स्थान पर रूस का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26, द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो 26 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फेनी नदी। भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए फेनी नदी पर एक सेतु का निर्माण किया गया है, जिसे मैत्री पुल के नाम से जाना जाता है। 1.9 किलोमीटर लंबा यह सेतु भारत में त्रिपुरा के समरू जिले को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? 27 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन ने अपनी परिवार नियोजन नीति में बड़ा बदलाव करते हुए चीन ने अब दंपतियों के 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति मई 2021 में प्रदान कर दी है। इससे पूर्व दंपतियों को 2 बच्चे को पैदा करने की अनुमति 2016 में प्रदान की गई थी। चीन की 7वीं जनगणना 2011 के अनुसार 1.41 अरब जनसंख्या है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर की व्यक्तियों की संख्या 26.4 करोड़ है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? तो 28 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 27 सितंबर 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को की। इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड से संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड होंगे। कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 29 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, के रंगोथमन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश की पश्चिमी तट पर मई 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते का नामकरण किस देश ने किया? तो इसका 30 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश की पश्चिमी तट पर 15-16 मई 2021 को आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है, जिसका अर्थ अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली या अत्यधिक मुखर छिपकली है। इसलिए इसमें म्यांमार ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया? तो 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर सिंथिया रोसेन जविंग।
इसका सही आंसर हो जाएगा। यूएसए की डॉक्टर सिंथिया को 2022 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट की विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया था। 2020 में यह पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन है? तो 32 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी और बूढ़ी गंडक। गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदी जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कामला, कोसी एवं महानंदा है। और दक्षिण से आकर मिलने वाली जो नदी है उसमें कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, चानन इत्यादि नदी है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जून 2021 में बनाए गए। इसे पूर्व न्यायमूर्ति HL दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1993 में गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष बने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हमारा 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय चौरा चौरी नामक स्थान पर एक हिंसक कार्यवाही से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। उसी के बाद अनेक नेता गांधी जी की इस कार्यवाही से नाराज हो गए और मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु आदि नेताओं ने मिलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसे चालकुलिथ युग भी कहा जाता है? तो 36 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। इसे ही चालकुलिथ युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 37। क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन सी, शुंग वंश। शुंग वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना की सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो 38 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसका सही आंसर होगा। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने का अनुरोध किया, परंतु निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया। नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 39 है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? 39 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे। इन्होंने जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र इसका सही आंसर है। पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क या ये जो कुषाण वंश का शासक था वो शासनकाल में मिला। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसी समिति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है,
पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर आइए 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? 43 का जो है सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी थी, जबकि 1857 ईस्वी में सिविल सेना परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 ईस्वी में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 ईस्वी में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन कब किया गया था? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन सी 2003। संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार सभी राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, जबकि अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 226 में निकालने की उच्च न्यायाधीश की शक्ति की व्याख्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर आइए 46 है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो 46 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा, मई 1949 इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा द्वारा मई 1949 ईस्वी को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। जुलाई 1947 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 47 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जबकि अनुसूचित जातियों की सदस्यों की संख्या 33 थी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो 48 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 8। भाग 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद 238 निर्देशित कर दिया गया है, और भाग हमारा जो 9 है, इसमें 9 में पंचायती अनुच्छेद 243 क से 9 तक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धार्मिक। संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय तथा तीसरा राजनीतिक न्याय, जबकि धार्मिक न्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 50 पे। 50 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 50 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग के नए सदस्य पंडित हृदयानंद कुंजरू के एम पणिकर भी थे। क्वेश्चन नंबर आइए 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 51 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचलन अभिवहन कहलाता है, जबकि पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परत का गर्म होना चालन कहलाता है, और वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया संवहन कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? 53 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल के नीचे से गर्म करना। क्वेश्चन नंबर आइए 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन है?
तो 54 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल हैं। पक्षाभ मेघों का निर्माण 800 से 1200 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होता है। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 55। 55 है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो 55 का सही आंसर ऑप्शन बी सवाना। अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड्स कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो 56 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा रिएक्टर स्केल। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापने रिएक्टर स्केल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। क्वेश्चन नंबर 57, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेगनर। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सर्वप्रथम सन 1912 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसके उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो 58 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माइका। माइका में पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी के पर्पटी में इसका 4% अंश होता है। ये सामान्यतः अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों को बनाने में किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगूर कहते हैं? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा को रेगूर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं, सूखने पर सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, चलवासी पशुचारण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा राजस्थान। चलवासी पशुचारण पद्धति अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारण अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। यह पद्धति राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। पशुचारण मुख्यतः मवेशी, भेड़, ऊंट, याक आदि पालते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61, एल्कोहल खमरी का आखिरी उत्पाद क्या है? तो 61 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल एक रंगीन द्रव्य है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है, इसलिए इसे शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह अल्कोहल जौ में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। 62 का सही आंसर ऑप्शन सी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। इसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। प्रयोगशाला में इसका प्रयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन क्या होता है? 63 का सही आंसर ऑप्शन डी 2, 8 और 7। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन 2, 8, 7 होता है। इसका उपयोग विरंजक चूर्ण, आंसू गैस, मस्टर्ड गैस, क्लोरोफॉर्म आदि के निर्माण में किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 64 है, टाइवाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन बी CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। यह क्रिया पूर्ण होने पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर आइए 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, रसायन उद्योगों में से कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा H2SO4। रसायन उद्योग में H2SO4 को मूल रासायनिक माना जाता है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है जिसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में
कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में संचायक बैटरी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन सी, ठोस विलय घोलने से असमर्थ। ठोस विलयन घोलने में असमर्थ होता है। किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलय घोल में असमर्थ होता है। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा उस ताप पर धुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 है, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 और पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5 और कबड्डी तथा नेटबॉल में 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन डी, 2018 इसका सही आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया, जबकि 3 साल पहले इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, बिहार। गोदना बिहार की प्रमुख लोक कला है। देश की विभिन्न राज्य की प्रमुख लोक कला जैसे महाराष्ट्र में रंगोली, राजस्थान में मांडला या मेहंदी और बिहार में अपन जैसी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय थल सेना की दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम कमांड, तो 71 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना का दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, जबकि दक्षिणी कमांड पुणे, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर तथा पूर्वी कमांड कोलकाता में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 72 का सही आंसर ऑप्शन इसमें 72 का हमारा डी हो जाएगा, 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस उपभोक्ता आंदोलन के अवसर प्रदान करता है और इसके महत्व को उजागर करता है। इसके साथ ही उपभोक्ता को अपने अधिकारियों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने की प्रेरणा देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा प्रबंधन से इसका सही आंसर हो जाएगा, आपदा प्रबंधन से, ऑप्शन सी। देखिए 1994 ईस्वी में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के संबंध में विश्व कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाली विभिन्न आपदाओं कॉन्फ्रेंस में। आइए क्वेश्चन नंबर 73 पे है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा प्रबंधन से। 1994 ईस्वी में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के संबंध में विश्व कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाली विभिन्न आपदाओं में से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए। बाद में इसे ही योकोहामा रणनीति तथा आर्थिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 74 है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, वायुमंडलीय। प्राकृतिक आपदाओं को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक। वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत बर्फानी तूफान, त्वरित झंझावट, टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, पाला, लू और शीतल लहर को शामिल किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को में मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो 75 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवमंडल नियम यानी कि आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल नियम विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।